भारतीय दंड संहिता के अध्याय 1 की प्रस्तावना में जो उसकी उद्देशिका दी गई है उसमें कहा गया कि यतः भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है, अतः यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। दंड संहिता की आवश्यकता है, इसीलिए दंड संहिता अधिनियमित किया जाता है। धारा 1 भारतीय दंड संहिता 1860 की उसके नाम और प्रवर्तन के बारे में बताती है। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। आप जितने भी अधिनियम पढ़ेंगे उसमें अधिकतर अधिनियम में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर शेष भारतवर्ष में लागू होने संबंधित प्रावधान मिलते हैं। कुछ ही अधिनियम आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष पर लागू होने की संबंधित बात होगी। किसी भी अधिनियम की जो धारा 1 होती है उसमें उसका नाम और उसके प्रवर्तन की वो कहाँ लागू होगा उसके विस्तार के संबंध में होता है। सामान्यतः सभी अधिनियम में ऐसे ही शुरुआत होती है। धारा 2 भारतीय दंड संहिता में है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, तो जो अपराध भारत के भीतर किया जाएगा उसका जो है दंड जो है वो भारतवर्ष में दिया जाएगा। प्रावधान है, हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंध के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। अब इसमें कार्य और लोप दो शब्दों का उपयोग किया गया है। कार्य करना और कार्य लोप यानी कोई कार्य नहीं करना। जैसे कि एक व्यक्ति जो है उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि वो नदी के किनारे उसको एम्प्लॉय किया गया है कि वहाँ का अगर कोई व्यक्ति डूबता है तो उसको बचाए। तो अगर वो नहीं बचाता है तो ये कार्य लोप हुआ। तो कार्य लोप और कार्य ये दोनों को एक समान आपको पढ़ना है और आगे जो सेक्शन है उसमें भी ये चीज़ स्पष्ट होगी। तो कोई भी व्यक्ति जो भारत के भीतर कोई अपराध करेगा तो वो भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय होगा। और धारा 3 ये कहती है कि भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। अब कोई व्यक्ति जो है भारत से बाहर कोई अपराध करता है, भारतीय नागरिक, तो वो जो वापस लौट के जब भारत में आएगा तो उससे भारतीय दंड संहिता के अधीन उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। इसमें धारा 4 में राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विचार, इस संबंध में प्रावधान है कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, और दूसरा है भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं पर भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को लागू होता है। तो इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। तो भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध को अगर कोई भारतीय नागरिक भारत से बाहर जाकर के वो अपराध करता है तो वो भारत में जब आएगा तो उसके ऊपर में भारतीय दंड संहिता के अधीन ये प्रावधान अनुसार उसे दंडित किया जाएगा। तो ये अधिनियम की प्रारंभिक जो अध्याय 1 की जो धाराएं हैं ये उसके नाम और कहाँ लागू होगा और उसके विस्तार के बारे में बातचीत करता है, ये प्रावधान बताता है। धारा 6 संहिता में परिभाषाओं का अपवाद के अध्ययन समझा जाना। अब भारतीय दंड संहिता में एक साधारण अपवाद करके शीर्षक वाला एक अध्याय है, उसमें अपवादी की अवस्थाएं बताई गई जिसके अंतर्गत जो कोई अपराध जो है वो दंडनीय नहीं होता है। तो वो साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा। ये धारा 6 में स्पष्टीकरण में ये चीज़ दिया गया। अगर मतलब मान लो कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है और वो अपवादात्मक स्थिति में आ जाता है तो वो दंडनीय नहीं होगा, लेकिन अन्यथा वह दंडनीय कहलाएगा। ये धारा 6 से स्पष्टीकरण है इसमें। और अधिकतर अधिनियम में आप देखेंगे परिभाषा खंड जो है वो एक ही धारा 2 में ABCD करके दिया गया, लेकिन भारतीय दंड संहिता में परिभाषा खंड को अलग अलग धाराओं में दे दिया गया है। जैसे इसमें धारा 8 लिंग की परिभाषा, धारा 9 में वचन, धारा 10 में पुरुष या स्त्री की परिभाषा, धारा 11 में व्यक्ति की परिभाषा, धारा 12 में लोक शब्द की परिभाषा,
13 जो है वो निरस्त हो गया है क्वीन की परिभाषा, क्योंकि अब क्वीन रही नहीं। 1860 में आईपीसी बनी थी, तो उस समय क्वीन था, क्वीन के संबंध में जो है प्रावधान था, क्वीन हुआ करती थी, सम्राट हुआ करते थे, इसलिए प्रावधान था, अभी हट गया है। धारा 14 सरकार का सेवक इस शब्द के लिए है। धारा 15 में ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा थी, तो अब वो ब्रिटिश इंडिया रहा नहीं, इसलिए वो भी हटा दिया गया विधि अनुकूलन आदेश 1937 के द्वारा। धारा 16 में ये भी हटाया गया है। 17 में सरकार शब्द की परिभाषा है। धारा 18 में भारत शब्द की परिभाषा है, और भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत होगा। इसमें भी वही चीज़ कह दी है जो धारा 1 में है कि भारत मतलब जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र। तो जब भारतीय दंड संहिता की हम बात करते हैं, तो इसमें जहाँ भी भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये माना जाएगा कि वहाँ जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र को छोड़ करके बात की जा रही है। धारा 19 जो है वो न्यायाधीश शब्द की परिभाषा है। धारा 20 न्यायालय शब्द की परिभाषा है। धारा 21 में लोक शब्द, लोक सेवक की परिभाषा है, और इसे बहुत ही विस्तृत रूप से दिया गया ये परिभाषा खंड को। तो परिभाषा खंड में जो शब्द दिए गए हैं उसे आपको विशेष रूप से पढ़ने की ज़रूरत है और इसे याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा में ये इन्हीं शब्दों के ऊपर में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। लोक शब्द से क्या तात्पर्य है, तो उस धारा में जो दिया गया उसकी परिभाषा, उस परिभाषा को आपको पढ़ना और समझना अति आवश्यक है। परिभाषा खंड पढ़ने से ये हो जाता है कि जब आप किसी अधिनियम का अध्ययन करते हैं, तो वो जो परिभाषा खंड में जो शब्द हैं, उस शब्द से आपके दिमाग में वो क्लियर हो जाता है कि उसका अर्थ क्या है। इसलिए परिभाषा खंड बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। परिभाषा खंड पर विशेष ध्यान दें और परिभाषा खंड को जो है विशेष रूप से याद रखें। जैसे धारा 23 से सदोष लाभ शब्द की परिभाषा है। इसमें सदोष लाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसे वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। यानी सदोष लाभ मतलब दोषपूर्ण लाभ प्राप्त करना। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है किसी ऐसे कार्य से कोई लाभ प्राप्त करता है जो उसे उस कार्य से प्राप्त नहीं होना चाहिए, दोषपूर्ण, जैसे कोई व्यक्ति जो है वो अपने कार्यालय में कार्य कर रहा है और उसे जो है वहाँ पर सैलरी या तनख्वाह, मासिक वेतन प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो कार्य करते हुए किसी फाइल को अटका करके या कुछ अन्य तरीके से वो कुछ पैसे कमा लेता है, तो वो जो उसने जो लाभ प्राप्त किया वो सदोष लाभ की परिभाषा में है, क्योंकि वो उस लाभ को प्राप्त करने का हकदार नहीं है, लेकिन फिर भी उसने वो लाभ प्राप्त किया, तो ये सदोष लाभ की परिभाषा में आएगा। और इसी धारा 23 में सदोष हानि शब्द को परिभाषित किया है कि सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति है। अब जो व्यक्ति रिश्वत उसको दिया उसने, तो वो उसको तो पैसा वो देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसको रिश्वत देना पड़ा, तो उसको वो सदोष हानि हुई। और विधि विरुद्ध साधनों द्वारा, यानी विधिपूर्ण तरीके से वो पैसा नहीं दे रहा, उसको विधि विरुद्ध साधनों के कारण उसे पैसे देने पड़ रहे हैं कि उसका काम रुका हुआ है, जबकि वो सामान्य रूप से वो जो व्यक्ति है जो वो काम कर रहा है, सरकारी व्यक्ति है या किसी कार्यालय का कर्मचारी है, उसे जो है वो कार्य वो कर देना चाहिए, लेकिन वो कार्य नहीं करता है, रिश्वत के रूप में कुछ पैसा देना आपको पड़ जाता है, तो आप जो है जो पैसा आपको घाटा हो रहा है, जो पैसे की आपको हानि हो रही है, वो आपको सदोष हानि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत में आएगा। तो ये सदोष हानि, सदोष लाभ, ये परिभाषा अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। धारा 24 जो है बेईमानी से शब्द का प्रयोग किया गया है। बेईमानी से, जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि इस व्यक्ति को सदोष अभिलाभ प्राप्त करे और या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि करे, तो वो व्यक्ति उस कार्य को बेईमानी से करता है, ये कहलाता है। मतलब अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे किसी को लाभ प्राप्त हो जिसको लाभ नहीं मिलना चाहिए, और किसी व्यक्ति को हानि हो रही जिसे वो हानि नहीं होना चाहिए, ऐसा कार्य अगर आप करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने वो कार्य बेईमानी से किया है। तो बेईमानी शब्द की है। धारा 25 है कपटपूर्वक शब्द को परिभाषित किया है। कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है तब कहा जाता है जब उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। यानी ये कपट शब्द जो है इसमें बेईमानी आवश्यक रूप से होती है कि आपके मन में कोई बात है उसको आप व्यक्त नहीं कर रहे हैं और आप बेईमानी पूर्वक कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो कपटपूर्वक किया गया कार्य माना जाता है। धारा 26 विश्वास करने का कारण।
कोई व्यक्ति किसी बात को विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। तो ये आपकी जानकारी में कोई चीज़ है और उस जानकारी में रहते हुए वो आप कार्य कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि आपको विश्वास करने का कारण था, इसलिए आपने उसका विश्वास किया। तो ये परिभाषा खंड बहुत आवश्यक है, इसे देखना आवश्यक है। आपको परिभाषा खंड को आवश्यक रूप से अध्ययन करें।